स्टूडेंट्स? तो हम लोग कास्ट कैलकुलेशन की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो सेकेंड कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट में दूसरा पॉइंट बनता है कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो आप लोग नोट कर लें, कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके सामने फिर से वही क्वेश्चन रेज हुआ कि प्रेफरेंस शेयर के माध्यम से भी आपको मालूम है कि कंपनियां फंड कलेक्ट करती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस प्रेफरेंस शेयर्स की क्या कास्ट मानी जाए, ये भी आपको कैलकुलेट करके देखना होगा, राइट। अब प्रश्न ये बनता है कि सर डिवेंचर और बॉन्ड की ही तरह प्रेफरेंस शेयर्स के पहले भी तो ये लिखा होता है कि प्रेफरेंस शेयर को कंपनी, शेयर होल्डर को कंपनी कितने रुपए या कितने प्रतिशत डिविडेंड देगी। तो अगर ये बात पहले से मेंशन है तो फिर कास्ट कैलकुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका मतलब जरूर है कि वही सारी बातें जो डिविडेंड के मामले में एक्टिवेट थी, प्रेफरेंस शेयर्स के मामले में भी आपको ध्यान देना होगा। इसका मतलब जो लिखा हुआ वो 10%, 8%, 12% की इंफॉर्मेशन है, वही एग्जैक्ट कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। उसको आपको अपने मुताबिक कैलकुलेट करके देखना होगा कि वास्तव में कंपनी के लिए प्रेफरेंस शेयर्स की कास्ट क्या पड़ रही है, ये आपको देखना होगा। तो ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को देखना यह है कि यदि हम लोग कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कैलकुलेट करें तो जो टैक्स का इम्पैक्ट है, क्या उस टैक्स इम्पैक्ट को भी हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे या टैक्स इम्पैक्ट हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं रखता? तो आप लोग जो एग्जाम्पल फर्स्ट डे समझने के लिए नोट किए थे, आपके माइंड में और कॉपी में होगा कि आपने देखा था कि एक कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट टैक्स से पहले देती है, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है वो टैक्स के बाद के प्रॉफिट पर दिया जाता है। इट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपके माइंड में सीधा कॉन्सेप्ट बन जाना चाहिए कि टैक्स से प्रेफरेंस शेयर्स की कास्ट अफेक्ट नहीं होगी, या जैसे डिवेंचर के मामले में टैक्स इंटरेस्ट के रेट को रिड्यूस कर पा रहा था, उस तरह से यहां कुछ नहीं हो पाएगा। तो फार्मूले में उस इंपैक्ट को तो आप भूल ही जाइए। तो फार्मूला आपका फिर वही दो सिचुएशन में क्रिएट होगा कि कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर द इररिडीमेबल कंडीशन और अंडर द रिडीमेबल कंडीशन। तो आइए कॉपी में नोट करिए कि आपका फार्मूला क्या है। तो आपने यहां लिखा कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यहां नीचे ब्रैकेट में लिख दें इररिडीमेबल,
ये हो गया आपका इरिडीमेबल। इसका मतलब ये बात तो आप जानते ही हैं कि लास्टली ऐसा कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है जो रिडीम ना होता हो। आप तो यहां तक पढ़े होंगे कि कंपनी एक्ट 2013 के मुताबिक 20 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं किया जा सकता। ये आपके नॉलेज में होगा। और उसमें एक बात है, यदि कर भी रहे हैं तो उसका 10% हर साल 21वें वर्ष से रिडीम करना शुरू कर देंगे। तो अगर 10% हर साल रिडीम किए तो 10 वर्ष में जाते जाते पूरे रिडीम हो जाएंगे। और एक बात, यह परमिशन उन्हीं कंपनियों को केवल है जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के कार्य में लगी हैं। Only all those companies are issued more than 20 years preferential shares which are already engaged in infrastructural work। और एक शर्त तो ये हुई कि आप इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क में लगी हुई कंपनी हो, और दूसरी शर्त क्या है कि 21वें वर्ष से 10% रिडीम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि 10 वर्ष बीतते बीतते पूरे प्रेफरेंस रिडीम हो जाए। तो इसलिए महोदय ये कहना आज की तारीख में कि प्रेफरेंस शेयर्स वो वाले जो रिडीम ना होते हो, ये थोड़ी सी बात उल्टी है। लेकिन यहां पर रिडीमेबल और इरिडीमेबल का जो सेंस है वो ये है कि ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स, क्या ये चीज मेंशन था कि ये प्रेफरेंस आफ्टर 10 इयर्स रिडीम हो जाएंगे? यदि ऐसा मेंशन है क्वेश्चन में तो इट मीन्स रिडीमेबल है, और अगर मेंशन नहीं है तो आप ये मान के बनाएंगे कि इट मीन्स ये रिडीमेबल नहीं है। अदरवाइज रिडीमेबल तो है ही है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो आइए फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला वही हुआ, शब्द थोड़े से चेंज हो जाएंगे। यहां आपने लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट यहां है नहीं, तो फार्मूले में टैक्स दिखेगा नहीं, जो आप लिखते थे नहीं, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। अब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां लिखा अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड का मतलब समझ रहे होंगे, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर इशू करने के उपरांत वास्तव में कितने रुपए मिले, वास्तव में कितने रुपए मिले। आप इस बात को समझने लगे होंगे कि कहने का सेंस सर का क्या है, राइट है। इसको अगर आप सांकेतिक तरीके से लिखें तो आप यहां लिख सकते हैं आर प्रेफरेंस डिविडेंड PD अपॉन PO। का मतलब ये जीरो है, जीरो का मतलब ये हुआ कि उसकी जो वैल्यू थी, राइट। दूसरा फार्मूला फिर लिख लें दूसरी कंडीशन के लिए, कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और यहां लिख दे रिडीमेबल। जो रिडीमेबल हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, जैसे कल फार्मूला बनाए थे वैसे बनाइए, बस टैक्स को इग्नोर कर दीजिए और सब कुछ वही लिखेंगे। पहले तो यहां ऐसे लाइन बना लिया जिससे आप सही लिख सकें, फिर यहां लिखा प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस
याद आ गया होगा। प्लस का मतलब मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखेंगे कुछ लिख दें, रिडीमेबल वैल्यू माइनस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स, ये पूरा का पूरा इसमें है। और अपान यही शब्द लिख करके डिवाइडेड बाई 2 लिख दें। रिडीमेबल वैल्यू प्लस एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड अपॉन 2। आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन दिया था कल के क्लास में कि सॉल्व करके देख लीजिएगा, क्या उसको आप लोग सॉल्व कर पाए थे? और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आया रहा होगा 0.086। और जब आप मल्टीप्लाई किए होंगे 100 से तो ये हुआ होगा 8.6%, राइट? लेकिन प्रश्न यह है कि यदि इस तरह से आया था तो आपने कोई तर्क वितर्क तो नहीं किया क्लास लेने से पहले, नहीं बात पूछी। क्यों? क्योंकि अगर ये फिगर छोटी है और ये बड़ी है तो माइनस में आ रही होगी। करीब 85 पैसे आई थी, राइट है? तो जब आप माइनस करके इसमें से 7.5 रुपए में से, तब कैसे आता? इसका मतलब आप ध्यान नहीं दिए। आपको देखिए समझना क्या है, यहां प्लस माइनस नहीं देखना है। जैसे आपने लिखा होगा ना 94 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 7, यहां था प्लस, याद कीजिए। यस सर। तो इसका मतलब यहां पर यह था कि प्लस माइनस आपको नहीं ध्यान देना है, केवल डिफरेंस ध्यान देना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ, नॉट विथ साइन। तब आप उसको जब देखेंगे तो जो 80 पैसे आएंगे, 85 पैसे, उसे जोड़ेंगे 7.50 में, फिर जो आएगा उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा करेंगे तभी सही होगा, अदरवाइज अगर आप बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, राइट? यू आर स्पीकिंग फॉल्स, राइट? इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था करके देखिए। अब पता नहीं किए थे कि नहीं किए थे, आपकी ये होशियारी है, कितना आप सीरियस हैं क्लास के प्रति, राइट है? इसीलिए मैंने, आप देखे होंगे मैंने इसको थोड़ा बदल के लिख दिया। इधर वाले को इधर लिखा करते थे, मैं इसको यहां से यहां कर दिया, इसको यहां से यहां कर दिया। इसका मतलब यहां साइन को ध्यान में नहीं रखना है, ओनली डिफरेंस यहां होना चाहिए डी अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, राइट? अच्छा, इसको अगर हम लोग सांकेतिक भाषा में लिखें तो क्या लिखेंगे? पी डी प्लस डी अपॉन ईयर्स और एक्चुअल अमाउंट प्लस रिडीमेबल अमाउंट अपॉन 2। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं अगर इसको आप चाहें तो पी एन माइनस P0 अपॉन एन, और यहां भी लिख सकते हैं पी एन प्लस P0 अपॉन 2, राइट है? तो ये है आपका। तो इस तरह से आप फार्मूला बना करके अपना कैलकुलेशन प्ले कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जो इररिडीमेबल है
उसके लिए सीधा सीधा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, कितना डिविडेंड आपने दिया और उसके लिए कितने रुपए कंपनी ने शेयर होल्डर से लिया था, राइट। सीधे इसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 दिख नहीं रहा है, परसेंट में उसकी कास्ट आपको मालूम हो जाएगी, राइट है। ठीक इसी तरह अगर आप उस प्रेफरेंस की कास्ट जानना चाहते हैं जो आपके ही सामने रिडीम होगा, तो फिर आपको उस ईयर से डिवाइड भी करना होगा। तो इसका मतलब कॉन्सेप्चुअली बोथ आर इक्वल है कि नहीं है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। अब आप इसको नोट कर चुके हैं, तो हम इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको सॉल्व करके दिखाएं। तो यहां आप एक एग्जाम्पल नोट कर लें। ये है आपका इलस्ट्रेशन, कवर हो रहा है ये? यस सर। इलस्ट्रेशन मैं बोल देता हूं। ए कंपनी इशूड प्रेफरेंस शेयर्स ए कंपनी, ऐसे लिखें, ए कंपनी इशूड प्रेफरेंस शेयर्स at 15% at the rate of 100 each. At the rate of 100 each. Right? Yes. And floating charge is 4%. You know about floating charge? Yes. तो फ्लोटिंग चार्ज 4%। इसका मतलब हुआ कि ये शेयर 100 रुपए के जरूर थे, लेकिन रियली कंपनी के हाथ में कितने आए होंगे? 96। 4 रुपए उसमें से माइनस होकर के 96 रुपए ही मिले होंगे। तो कंपनी मान रही है कि इन्हें जो मैं 15% देता हूं वो 100 के बदले नहीं, 96 के अगेंस्ट, क्योंकि हमें तो इन्वेस्ट करने के लिए रुपया बाजार में केवल 96 ही मिल पा रहा है। और अगर पूरे 100 रुपए मिले होते तो 15% डिविडेंड का रेट था, 15% ही एग्जैक्ट कास्ट आ जाती, लेकिन उसके लिए कास्ट 15% से ज्यादा पड़ रही है। क्यों? कि उसको 15 रुपए देने होंगे अगेंस्ट 96, राइट है। तो आइए दोनों तरह से क्वेश्चन को बना करके आप देख लें। अगर इसको हम फर्स्ट अप्रोच में कैलकुलेट करें, कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है? 15, राइट, अपॉन 96 into 100, राइट है। कितने परसेंट हो जाएंगे ये? 15.67। थोड़ा सा इंक्रीज कर गया ना, मैंने सीधे सॉल्व कर दिया संक्षिप्त में, फार्मूला आपको चूंकि मालूम है। दूसरा अप्रोच हमारा क्या है? कास्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू 15 प्लस 100 माइनस 96 अपान कितने वर्षों के बाद ये रिडीम होना है? ऐसा मैंने नहीं बोला था क्या? आप लिख लें क्वेश्चन में, आफ्टर 5 years लिख दीजिए, इट विल बी रिडीमेबल आफ्टर 5 years। तो यहां लिख दिया 5 अपान 100 प्लस 96 अपान 2। सॉल्व कर लें। आप सॉल्व करोगे तो 15 प्लस, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो 4 रुपए का डिफरेंस है। वही फ्लोटिंग चार्ज इज ए डिफरेंस डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 0.80।
अपान, अगर इसका हम एवरेज निकाल लें तो 98 हो रहा है, राइट है। तो 15.80 अपान 98 इंटू 100% में इसको चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये वैल्यू कितनी हो जाए, कितना परसेंट हो जाएगा, 16.12%। It will be cost of redeemable preference shares। तो इस तरह से हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स की कास्ट को कैलकुलेट करेंगे, राइट है। तो आज के इस क्लास को मैं यही वीडियो को रोक देता हूं। कल आपको मैं पढ़ाऊंगा कास्ट ऑफ इक्विटी शेयर, और फिर हम लोग दूसरे पेपर को देखेंगे।